पहले मैंने सोचा कि मैं राखी को आवाज़ देकर उठा दूं, लेकिन फिर मुझे अजीब-सी सर्दी महसूस होने लगी। राखी मेरी छोटी ननद थी। वो मेरे बारे में क्या सोचती कि भाभी इतनी ज़्यादा डरपोक है कि मुझे अपने साथ सुलाने के बावजूद भी वो डर रही है। शर्मिंदगी की वजह से मैंने राखी को आवाज़ नहीं दी, बल्कि अपनी जगह पर खामोश लेटी रही। मेरे मन में बहुत गलत-गलत ख़्याल आ रहे थे। मैं सोचती रही और न जाने किस वक़्त लेटे-लेटे मुझे नींद आ गई। मुझे पता ही नहीं चला सुबह को जब मेरी आँख खुली तो राखी सोफ़े पर बैठी हुई थी, पढ़ाई कर रही थी और दिन निकल चुका था। मुझे जागता हुआ देखकर राखी कहने लगी कि भाभी, अगर आपको डर न लग रहा हो तो क्या मैं अपने कमरे में चली जाऊं? मैंने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, चली जाओ, लेकिन हर रात इसी तरह मेरे कमरे में आकर सो जाना। राखी ने एक अफसोस भरी नज़र मुझ पर डाली और अपने कमरे में चली गई। दिन में जब अरिजीत का फ़ोन आया तो मैंने उसे सारी बात बताई कि रात में डर के मारे परेशान थी। मेरी बात सुनकर वह ज़ोर-ज़ोर से हंसते हुए कहने लगे कि हम सालों से इसी बंगले में रह रहे हैं, इसलिए फ़िक्र की कोई बात नहीं है। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुमने भूत देख लिया हो। अरिजीत मुझसे मिलने के लिए बेकरार थे कि जल्द ही सारा बंदोबस्त हो जाएगा और फिर हम एक साथ होंगे। कुछ देर बातचीत करने के बाद अरिजीत ने फ़ोन बंद कर दिया था। बाकी का सारा दिन मैं नौकरानियों के पीछे-पीछे फिरती रही और अपनी निगरानी में सारे काम करवाती रही। मैं खुद को व्यस्त करना चाहती थी, इसलिए मैं घर के एक-एक काम में दिलचस्पी ले रही थी। मेरे पास करने के लिए कोई और काम भी नहीं, इसलिए मैंने नौकरानियों का पीछा उठा लिया और उनसे घर का एक कोना साफ करवा रही थी। मुझे अपनी सास पर हैरत हो रही थी, जो सारा दिन टीवी के आगे मगन बैठी रहती थी और उन्हें घर की भी कोई फिक्र नहीं होती थी। अरिजीत अपने पैसे अपने एक दोस्त के अकाउंट में भेज देते थे और उसी ने हमारे घर के सारे इंतज़ाम संभाल रखे थे। घर का राशन लाने से लेकर नौकरानियों को पैसे देने तक सब कुछ उसके हाथ में था। शुरू-शुरू में तो मैं इस बात पर बहुत हैरान थी कि एक और आदमी हमारे घर का इंतज़ाम चला रहा है, लेकिन धीरे-धीरे मुझे एहसास हो गया था कि अरिजीत की माँ को न ही घर के बारे में कुछ मालूम था और न ही वो उसके काबिल थी कि पैसे संभाल कर रखती और घर चलाती। वो एक फिजूल खर्च औरत थी। उनके हाथ में जितना पैसा आता वो सब उड़ा देती थी। राखी हर रात मेरे साथ सोने के लिए चली आती, लेकिन जैसे ही मैं लाइट बंद करके सोने लगती, मुझे कुछ ठंडा-ठंडा सा एहसास होता और इसके बाद मुझे बहुत देर तक नींद भी नहीं। एक दिन मैंने राखी से हिम्मत करके पूछ ही लिया, क्या तुम्हें भी रात को ठंडा-ठंडा सा एहसास होता है? मेरी बात सुनकर राखी खामोश हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। इतना तो मुझे यकीन था कि मुझे किसी भी तरह का वहम नहीं हुआ था, बल्कि कोई न कोई ऐसी चीज़ ज़रूर थी जिसकी वजह से मुझे ठंड महसूस होती थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं खुद ही इस बात की तह तक पहुंचूंगी। अगले दिन जैसे ही कमरे की लाइट बंद करके मैं लेटी तो कुछ ही देर में मुझे दोबारा से कमरे में ठंडक का एहसास हुआ और मैंने हिम्मत करके फ़ौरन ही कमरे की लाइट जला दी। ये देखते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे सामने मंजर था वो होश उड़ा देने वाला ही था। मेरे कमरे की वो खिड़की जो बागीचे की तरफ खुलती थी, वो खुली हुई थी और एक साया सा मुझे नज़र आ रहा था।
जबकि मुझे अच्छी तरह से याद था मैंने सोने से पहले इस खिड़की को बंद कर दिया था। मैंने फौरन ही बिस्तर पर लेटी हुई अपनी ननद की तरफ देखा। मैं हैरान रह गई क्योंकि राखी भी अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। मैंने डरते डरते कमरे की खिड़की से बाहर झांका तो राखी बगीचे में किसी लड़के के साथ खड़ी थी। मैं इतने दिनों से जिसे साया समझकर डर रही थी वो कोई और नहीं, इस लड़के का साया था। राखी की नज़र जैसे ही मेरे चेहरे पर पड़ी तो उसके चेहरे का रंग उतर गया और वो लड़का मुझे देखते हुए बगीचे से भाग निकला। राखी उसी खिड़की से वापस आ गई जिस तरह वो कमरे से बाहर गई थी। जो ठंडा ठंडा एहसास मुझे हो रहा था वो उस खिड़की से आने वाली हवाएं थी जिन्होंने कमरे में मौजूद हीटर की गर्मी को ख़त्म कर दिया था। मैंने राखी के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, राखी ये सब क्या है और वो आधी रात को किस लड़के के साथ थी? राखी ने रोते हुए बताया कि वो मोहित है और वो उससे बहुत मोहब्बत करती है। मोहित उसके स्वर्गवासी पिता के एक करीबी दोस्त का बेटा है, लेकिन मेरे ससुर यानी राखी के पिता के देहांत के बाद मेरी सास ने उन लोगों से मेल जोल खत्म कर दिया था। राखी और मोहित बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए वो दोनों अपने रिश्ते को ख़त्म होते बर्दाश्त नहीं कर सके और छुप छुप कर मुलाकातें करने लगे। राखी और मोहित अपनी सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारना चाहते थे, लेकिन बड़ों के फैसले की भेंट चढ़ गए। राखी बता रही थी कि कुछ वक्त पहले मेरी सास को राखी की मोहब्बत के बारे में पता चल गया था और उन्होंने राखी को सख्ती से मना कर दिया था कि वो कभी भी मोहित से नहीं मिले और न ही कभी उसकी शक्ल देखेगी। जब अरिजीत शहर से बाहर नहीं गए थे, जब मेरी सास के हालात भी बहुत कमज़ोर थे, वो भी सबकी तरह एक आम सी मिडिल क्लास औरत थी। फिर राखी के पिता का देहांत हो गया तो उनके हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो गए। राखी के पिता और अरिजीत के पिता दोनों में ही बहुत पक्की दोस्ती थी। काम के कुछ सिलसिले को लेकर दोनों की दोस्ती में दरार पड़ गई थी। तभी से ही उनकी दोस्ती में फूट पड़ गई और दोनों परिवारों का मेल जोल भी ख़त्म हो गया। राखी के पिता के मरने के बाद भी मोहित के पिता ने राखी की माँ और उनके बच्चों की कोई मदद नहीं की और न कभी साथ दिया। इस बात से तंग आकर राखी की मोहित के पूरे परिवार से नफरत करने लगी थी। जब उन्हें राखी के बारे में पता चला तभी उन्होंने राखी से साफ इनकार कर दिया था, ये कभी भी मोहित के बारे में मत सोचना, वहाँ तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। मेरी सास ने लोगों के घरों का कामकाज किया